नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल का अगला पार्ट, जिसमें हमें जानना है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को कितने प्रमुख रूप से भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया। तो इस चीज को आपको थोड़ा गौर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 पीजीटी में पूछा गया था कि भारत को कितने प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया। इसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने भारत का क्षेत्रफल, भारत के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे आप लिंक पे चैनल में देख सकते हैं कि भारत का सामान्य परिचय या यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से जिसमें डाला गया, उसमें डिटेल में भारत के भूगोल के बारे में हमने चर्चा की है कि भारत की लंबाई, चौड़ाई, पड़ोसी देश, उसकी लगने वाली तटरेखा से सीमाएं, भारत के दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, इन सारी चीजों के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हम जानेंगे कि भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक या प्राकृतिक, इसमें कहते हैं भारत का भौतिक विभाजन या भारत का प्राकृतिक विभाजन, कि प्राकृतिक रूप से भारत को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम मैप ड्रा करेंगे। बहुत से हमारे स्टूडेंटों से मैप नहीं बनता है, एग्जाम पर्पज से मैप का, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको मैप जरूर बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाएगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, तो आज नहीं कल तो जरूर बन जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप बनाएंगे तो इससे आपके आसपास के राज्य, पड़ोसी देश, धीरे धीरे करके सारी चीजें अपने आप से आपको आने लग जाएंगी। चलिए, ये समझ लीजिए बन गया आपका भारत का मैप। ठीक है, जिसको हमने कहा कि भारत को मुख्य रूप से, अगर बात करेंगे कि भारत को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया, तो हम कहेंगे कि भारत को प्रमुख रूप से 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम कह देंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरे पे हम कहेंगे उत्तर का मैदानी भाग। पर्वतीय भाग के बाद आ जाएगा मैदानी भाग। तीसरे में हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग, या इसी को मिलेगा दक्कन का पठार, जिसे हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग, या इसी को दक्कन का पठार कहेंगे। और चौथा हो जाएगा तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। तो भारत को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, या उसी को हम कहते हैं दक्कन का पठारी भाग, और चौथा है तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। लेकिन कहेंगे सर हमने तो कई बुकों में 5 पढ़ा है, कई बुकों में 6 पढ़ा है, लेकिन वो प्रमुख नहीं, प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। उत्तर के मैदानी भाग को ही, इससे एक नया भाग निकल के आ जाता है। जैसे हम इसमें थोड़ा मानचित्र के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो इधर वाला ये पूरा भाग आपको दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये क्या है, उत्तर का 1 नंबर है, मतलब उत्तर का पर्वतीय भाग। ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये आपको बताएगा दूसरा वाला। ये पूरा क्या है, ये जो पूरा है ये उत्तर का मैदानी भाग हो गया। ठीक, इसके बाद जो नीचे वाला भाग है आपको, ये आपको बताएगा प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और ये किनारे वाला भाग जो है ये आपको तटीय प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, इनको लिया गया। इसमें हुआ क्या,
कुछ लोग होते हैं ना बाल की खाल निकालने वाले, उन्होंने कहा कि मैदानी भाग का मतलब हमारे देश में या विश्व में किससे लिया जाता है कि मैदानी भाग का मतलब होता है कृषि क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के इधर जैसलमेर वाले क्षेत्र में यहाँ पे क्या आ जाता है थार का मरुस्थल। तो इस वाले क्षेत्र का नाम क्या दे दिया गया, इसी से एक नया भाग निकाल दिया गया कि मरुस्थलीय भाग, इसी से एक नया भाग निकल आया मरुस्थलीय भाग, ठीक इसी से निकल आया उत्तर के मैदानी भाग से। और जो तटीय प्रदेश और द्वीप समूह था इसी से, देखिए यहाँ से 4 से 5 बने और इसी 4 से 5 में तटीय प्रदेश को किससे अलग कर दिया गया, द्वीप समूह से। तटीय प्रदेश अलग है और द्वीप समूह अलग है, तो इनके अलग के चक्कर में ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे कि उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, मरुस्थलीय भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तटीय प्रदेश 5वां और 6वां द्वीप समूह। क्लियर है? तो कंफ्यूजन है, जब भी एग्जाम में पूछेगा कि भारत को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में, कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधा करना है 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा और डीप चला गया, अभी जस्ट पूछा है इसमें बिहार वाले पेपर में पूछा है इसको कि इनके क्षेत्रफल के आधार पे लगाइए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। ठीक है, तो अगर इनमें से उत्तर का मैदानी भाग और मरुस्थलीय भाग भी दे देगा तो कैसे होगा, और दोनों को एक साथ दे देगा तो कैसे होगा। क्लियर है? तो आपको सबको पता है कि जो सबसे ज्यादा भाग है वो किसका है, वो सर्वाधिक भाग है प्रायद्वीपीय पठारी भाग का 16 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद किसका है, मैदानी भाग का। अगर मैदानी भाग को एक साथ करेंगे यानी मरुस्थलीय भाग को और मैदानी भाग को दोनों को एक साथ करेंगे तो दोनों एक साथ मिलकर कितना बन जाएगा, दोनों मिल जाएगा जाके लगभग 10, दोनों मिलकर लगभग कितना बन जाएगा 10 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर दोनों को अलग अलग करता 11 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी कितना बन जाएगा लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर दोनों को अलग दे दिया तो 16 लाख, 16 लाख के बाद ये बचेगा 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 7.5 के बाद मरुस्थलीय भाग बचेगा 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो पर्वतीय क्षेत्र है वो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। पर्वतीय क्षेत्र कितना है, यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी अगर ऊपर ज्यादा से कम पहले में लगाएगा तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग 16 लाख, फिर इसके बाद उत्तर का मैदानी भाग 11 लाख, ठीक, फिर उत्तर का पर्वतीय भाग 5 लाख, ठीक, इसके बाद मरुस्थलीय भाग 3.58 लाख और ये 11 लाख की जगह कितना हो जाएगा 7.5 लाख। अगर अलग दिए हुए मरुस्थलीय भी उसमें दिया हुआ है तो भी यही रहेगा, और मरुस्थलीय नहीं दिया है तो भी उत्तर का मैदानी भाग ही आगे रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये थे प्रमुख 4 भाग जिसको प्रमुख 4 भागों में बांटा गया। इसमें हम एक एक को डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि इससे परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्तर का पर्वतीय भाग हो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति से लेकर हिमालय के सिद्धांतों को, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में जानेंगे। तो हिमालय के पढ़ने के इससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर हिमालय का निर्माण हुआ कैसे। तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय, ये तो हम पर्वत निर्माण सिद्धांत में पढ़ेंगे, बहुत सारे विद्वानों जिन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि आज से कई करोड़ साल पहले यानी जब हमारी पृथ्वी बनी तो पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं ना कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। तो जब पृथ्वी हमारी बनी थी उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक महाद्वीप था। पृथ्वी बनकर जब तैयार हुई, पहले बात तो लाखों सालों तक क्या हुआ, लाखों सालों तक पृथ्वी तप्त अवस्था में रही, मैग्मा अवस्था में, मैग्मा से धीरे धीरे ठंडी हुई और जब अपनी अवस्था में आई और अवस्था में आने के बाद जब बनी, इसका निर्माण हुआ स्थलीय और जलीय भाग का। तो जो स्थलीय भाग का जिसे हम महाद्वीप कह रहे थे उस महाद्वीप का नाम दिया गया था पैंजिया। उस महाद्वीप का नाम क्या दिया गया था, पैंजिया नाम दिया गया था उसका। और जो महासागर था उसका नाम दिया गया था पैंथलासा। यानी एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर। जो एक महाद्वीप था उसका नाम था पैंजिया, जो दो महासागर था उसका नाम था पैंथलासा। ठीक है, ये बता रहे हैं अल्फ्रेड वेगनर जी अपने सिद्धांत में, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में, कि जो पैंजिया और पैंथलासा इस प्रकार से था, किस प्रकार से टूटा। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं, फिर बाद में इसको डिटेल पढ़ेंगे। पैंजिया होता क्या है, पैंजिया कुछ सालों बाद, कुछ सालों का मतलब करोड़ों सालों बाद, पैंजिया जो इस प्रकार से मान लीजिए कि एक ग्लोब था और जो पैंजिया था ये 2 भागों में, बीच में दरार आ जाती है और ये पैंजिया 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग ऊपर का की ओर और एक भाग
नीचे की ओर, पैंजिया का विखंडन हो गया। अब पैंजिया का जब विखंडन हो गया तो इसके बीच में जो सागर का निर्माण हुआ, उस सागर का एक नया सागर बन गया। पहले पैंथलासा था, अब जो बीच में नया सागर बना उसका नाम दिया गया टेथिस सागर। टेथिस सागर। अब जब ये पहले टूटकर तो अलग हुआ, टूटकर अलग होने के बाद ये भी कई भागों में टूट गया, तो ऊपर वाला जो टूटा, नीचे वाले का नाम था क्या था, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऊपर वाले का नाम था लॉरेशिया या अंगारा लैंड, दो नामों से जाना गया। जो ऊपर वाला भाग था इधर वाला, इसका नाम दिया गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग टूटकर अलग हुआ था, इसका नाम था गोंडवाना लैंड। और बीच में जो सागर बना उसका बता ही दे कि जो सागर बना उसका नाम क्या था, टेथिस सागर। इस प्रकार से कालांतर में यही टेथिस सागर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये जो गोंडवाना लैंड था ऊपर की ओर गति करने लगा। जब ऊपर की ओर गति किया तो जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर में क्या होने लगे, टेथिस सागर में मोड़ पड़ने लगे, यानी वलन। हिमालय कहा जाता है, हिमालय सबसे नवीन पर्वत है, यानी अभी बना है 11 करोड़ साल पहले। आज से अगर बात करें 11 करोड़ साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, तो सबसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। अब देखिए भारत की खास बात यह है कि विश्व का सबसे नवीन पर्वत भी भारत में पाया जाता है और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत भी भारत में पाया जाता है। अभी हम भारत को जब डिटेल से पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब दोनों आपस में मिलने लगे, मान लीजिए कि आप कोई चीज लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि इस प्रकार से एक ये है और एक इसके बीच में कोई भी चीज रख के अगर इसको दोनों को दबाएंगे तो जो बीच वाली चीज होगी तो क्या होगी, अगर कमजोर होगी तो मुड़ जाएगी और अगर मजबूत होगी यानी कठोर होगी तो क्या होगी, टूट जाएगी, दो भागों में बट जाएगी। क्लियर है, तो ऐसा ही हुआ क्योंकि ये तो क्या था, नदियों ने अपना पूरा मलबा किस पे जमा किया था, टेथिस सागर में सारी नदियां बह बह के, कि जैसे ये आप कह दें कि ऊपर वाला क्या है अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना, तो यहाँ से बह बह के नदियों ने अपना पूरा मलबा जमा किया था टेथिस सागर में। अब टेथिस सागर का मलबा जो था वो मोड़ पड़ने लगा, यानी वलन, फोल्ड बनने लगे इसमें से, जब ये वाला भाग ऊपर की ओर खिसकने लगा और इसके खिसकने की वजह से क्या हुआ, इस पे मोड़ पड़े और मोड़ पड़े तो धीरे 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 करके क्या हुआ कि मान लीजिए इस प्रकार से दो चट्टानें आपस में एक दूसरे की ओर जब गति करती हैं तो जो बीच में मलबा होता है उसमें क्या होती है, उसमें वलन पड़ते हैं, इस प्रकार से मोड़ पड़ते हैं, फोल्ड जैसे हम कहते हैं ना घर में कपड़े फोल्ड करके रख दो यानी मोड़ के रख दो, तो जो मलबा था वो मुड़ने लगा और उससे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था, नाम क्या है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत है। ठीक है, और विश्व का सबसे नवीन पर्वत है। ऐसा नहीं कि आज उसका निर्माण नहीं हो रहा, आज उसकी ऊंचाई बढ़ना बंद हो गई। आज भी जो गोंडवाना लैंड हो भले 3 भागों में टूट गया था, फिर से जो गोंडवाना लैंड था पहले 2 भागों में टूटा फिर 3 भागों में टूट गया, जिसमें आपका बना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के साथ साथ यानी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, इसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप और उसके साथ साथ आपका अंटार्कटिका। 3 महाद्वीप बने किससे, गोंडवाना लैंड से। और अंगारा से उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, इससे ऑस्ट्रेलिया भी बना। जो गोंडवाना लैंड था इससे ऑस्ट्रेलिया बना, अफ्रीका बना, दक्षिण अमेरिका बना और अंटार्कटिका। ऊपर वाले से 3 बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक, अंगारा लैंड से। इसी वजह से आ रही उसको क्या बोलते हैं, लारेशिया भी बोलते हैं, एशिया महाद्वीप की वजह से। चलिए, ये तो पता चला कि इसके बनने से हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय को जब निर्माण हुआ तो हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में इसको भी बांटा गया। अब देखिए, अब बात यहां आती है कि एक टाइम पे सोचिए भारत को भी प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, और हिमालय को 4 भागों में। तो फिर से देखते हैं थोड़ा सा कि हिमालय को 4 भागों में बांट दिया गया। सबसे कुछ विद्वानों में मतभेद हो गया। तो कुछ विद्वानों का मानना यह है कि हिमालय जो है वो 3 भागों में ही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, हिमालय के ही 4 भाग हैं, क्योंकि जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है जिसे हम कहते हैं टेथिस सागर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, कहते हैं कि वो कारण भी है उसका क्योंकि उसमें किसी प्रकार के जीवा अवशेष या समुद्री अवशेष नहीं पाए जाते हैं
और इनके न पाए जाने की वजह से ही कुछ लोगों का मानना यह है कि ये इसका निर्माण यहाँ से नहीं हुआ था, इसका निर्माण पहले ही हो चुका था, तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमें पढ़ना चारों के बारे में है कि कौन है और कौन नहीं। चलिए, बन गया, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, हमने क्या कहा कि हिमालय कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से। तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। दूसरे हिमालय जिसे हम कहते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय या इसी को हम लोग कहते हैं महान हिमालय। ठीक, तीसरे नंबर पे आया मध्य हिमालय, या इसी को हम कहते हैं लघु हिमालय। चौथे नंबर पे आता है आपका शिवालिक हिमालय। इस बात पे यहां ध्यान देना कि शिवालिक हिमालय का यहाँ कैलाश से कोई लेना देना नहीं है। कैलाश एक हिमालय के इन्हीं चारों भागों में से एक भाग का अंश है। अभी सिर्फ इतना ही नहीं देखे, ट्रांस हिमालय क्यों नहीं इसको माना जाता है। सबसे पहली बात तो बात करें कि हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 से 6300 किलोमीटर मानी जाती है। अब बात करें ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय में किसी प्रकार के समुद्री जीवावशेष नहीं पाए गए। दूसरी बात, ट्रांस हिमालय के कोई भी अवशेष बाकी हिमालय की 3 श्रेणियों से नहीं मिलते हैं। इस वजह से कुछ विद्वानों ने ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा मानने से मना कर दिया कि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। चलिए, इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं कि ट्रांस हिमालय से पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यानी ट्रांस हिमालय से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि ट्रांस हिमालय है कौन। अब ट्रांस हिमालय को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ट्रांस हिमालय, ठीक, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का मतलब ये होता है कि जो हम जैसे किसी चीज को पार, नदी पार करके चले, तो इसी प्रकार से तो जब वृहद हिमालय को पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्योंकि कुछ चोटियां ट्रांस हिमालय में, कुछ वृहद हिमालय में, कुछ मध्य हिमालय में और कुछ शिवालिक हिमालय में। क्लियर है, तो ध्यान देने वाली बात अब यहाँ पे आएगी कि ट्रांस हिमालय क्या है और महान हिमालय क्या है। सबसे पहले चीज, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 6100 मीटर। ठीक है, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर औसत ऊंचाई। ठीक, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय जैसे हम कह रहे हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। चलिए, हम सोचे शायद इससे कट तो नहीं रहा, इस वजह से थोड़ा देखना। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो गई। औसत ऊंचाई के साथ साथ इसमें 3 श्रृंखलाएं हैं। अब देखिए, इसमें भी एक वो है कि ट्रांस हिमालय में कहा गया कि ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर। कुछ विद्वानों का मानना है कि ट्रांस हिमालय के यही 3 भाग हैं। एक इसका और चौथा भाग है जिसे कहते हैं पीर पंजाल। जो चौथा भाग है उसे क्या कहते हैं, पीर पंजाल। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछता उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में लगाइए। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि सबसे उत्तर में है काराकोरम। हम बात करें अगर मानचित्र पे, तो सबसे उत्तर में यहाँ पे पाई जाती है आपकी काराकोरम। ठीक है, इसके बाद आपकी पाई जाती है लद्दाख, और इसके बाद आपकी पाई जाती है जास्कर, इसके बाद आपकी पीर पंजाल। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्लियर है, ठीक है। बात यहां थोड़ा सा समझने की
अब यहाँ पे समझना क्या है कि इसमें ये तो पूछेगा ही कैसा क्या, इसी में एक चोटी आ जाती है कभी कभी, कैलाश, जो जास्कर के बाद है कैलाश, वो किसका हिस्सा है, इसी का, वो छोटी सी चोटी है, हिस्सा किसका है, ट्रांस हिमालय का ही कैलाश। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ कैलाश पूछ लेता है कि जो कैलाश श्रेणी है या कैलाश चोटी है हिमालय के कौन से भाग में आती है, तो कौन से भाग में आती है, ट्रांस हिमालय में आती है। क्रम में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जास्कर के बाद कैलाश, फिर पीर पंजाल श्रेणी आती है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, इसी में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों की। ठीक, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऊपर से, भारत का भौतिक विभाजन। तो देखा जाए तो यहां से कई सारे पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे एक प्रमुख चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पामीर गांठ। इधर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पामीर गांठ। इस वजह से पामीर गांठ बोलते हैं क्योंकि यहां से एक पर्वत निकला हुआ है जिसका नाम है तियानसेन पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, तियानसेन। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत निकला है जिसका नाम है कुनलुन, पर्वत का नाम है कुनलुन। इसके बाद पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की बॉर्डर बनाता हुआ एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। कुनलुन और हिमालय के बीच यहाँ पे है आपका तिब्बत का पठार, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे पठार है आपका कौन सा, तिब्बत का पठार। कुनलुन और हिमालय के बीच में ये तीनों पर्वत यहाँ से एक तरीके से ऐसे गांठ के तरीके निकले हुए हैं, तो इस वजह से इसको यहाँ पे क्या कह दिया जाता है, पामीर गांठ कह दिया जाता है। याद रहेगा, चलिए याद क्या रहेगा, आपको याद करके रखना ही है इस बात को। ठीक है, दूसरी चीज ट्रांस हिमालय की विशेषता क्या है, ट्रांस हिमालय में किसी प्रकार की कोई भी वनस्पतियां नहीं पाई जाती। आप खुद सोचिए, धरातल से 6100 मीटर ऊंचाई पर है तो वहां का मौसम कैसा होगा, मौसम का मतलब अत्यधिक ठंडा पड़ता होगा, माइनस में टेम्परेचर रहता है, और माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से वहां से किसी भी प्रकार की कोई भी वनस्पति नहीं उग पाती। तो ट्रांस हिमालय में किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होती है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के। तो ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी की बात करें, काराकोरम। तो सबसे पहले हम क्या देखें, काराकोरम। ठीक, काराकोरम, काराकोरम को एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। इस श्रेणी को, काराकोरम को क्या बोलते हैं, एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़ काराकोरम को कहते हैं। काराकोरम किसमें स्थित है, ट्रांस हिमालय में, एशिया की रीढ़ कहते हैं। एशिया की रीढ़ के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, कृष्णागिरी। दूसरी चीज इसको क्या बोलते हैं, कृष्णागिरी। ठीक है, काराकोरम को ही कृष्णागिरी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कृष्णागिरी या एशिया की रीढ़ किस श्रृंखला को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, काराकोरम को कहा जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसके बाद बात करें, अगर हम इसमें काराकोरम की ही बात करें तो इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है K2। काराकोरम में ही अगर बात करें तो दूसरी चीज क्या है, इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है K2। ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। इसी का दूसरा नाम ही है, K2 का दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन, K2 का दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 या गाडविन ऑस्टिन, ऐसा नहीं, इसका तीसरा नाम भी जिसका नाम है गौरी नंदा चोटी। इसी का नाम क्या है, गौरी नंदा। ये उपनाम जरूर आपको याद रखने हैं। ठीक है, K2 भी नाम है, गाडविन ऑस्टिन भी नाम है और गौरी नंदा भी नाम है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। तो ये कहा जाएगा
देखिए इसमें कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज कैसे किया है कि बताइए ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और हम हिमालय की ऊंची चोटी समझकर माउंट एवरेस्ट को करके चले जाते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट। लेकिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गाडविन आस्टिन। ऊंचाई कितनी, 8611। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, गाडविन आस्टिन, 8611। K2 या हम कहते हैं गौरी नंदा, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी बात करें तो इसी पर भारत का सबसे बड़ा यानी जो सबसे बड़ा युद्ध स्थल सबसे ऊंचाई पर जिस पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी कहाँ स्थित है, काराकोरम में। काराकोरम में ही, काराकोरम जो पूरी चोटी है इसी में क्या स्थित है आपका, सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पे 1984 में पाकिस्तानियों ने आके कब्जा कर लिया था। 1984 में फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस पर बाद में विजय प्राप्त करी। इस वजह से इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है सियाचिन को, कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन। कब यहाँ पे हुआ था, 1984। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा है आपसे पीजीटी में कि ऑपरेशन मेघदूत जो था किससे संबंधित था। तो ऑपरेशन मेघदूत जो था वो किससे, काराकोरम से या सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को पराजित करके 1984 में भेज दिया। इसमें हमारी सेना का नुकसान ज्यादा हुआ था क्योंकि वो लोग ऊंचाई पर थे और हम लोग नीचे थे। तो और हमारे पास ऐसे कपड़े भी ज्यादा मौजूद मिले हुए नहीं थे कि जो इतनी भयंकर ठंड में, सोचो वहां बहुत भयंकर ठंड थी कि वहां पे -49 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, सोचिए। तो इतनी ठंड में जाने के लिए हमारे पास कपड़े भी उपलब्ध नहीं थे। और इतनी ठंड के लिए कपड़े कौन बनाता है, नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे में तो 6 महीने के दिन 6 महीने की रात वाला जो सिस्टम चलता है ना, कि वहां पे आज रात्रि का सूर्य भी निकलता है। तो नॉर्वे से जब कहा गया कि भैया हमको कपड़ा बना के दो, तो नॉर्वे ने कहा अभी हम 2 साल तक कपड़े नहीं दे सकते। बोले क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। पता किया गया किसने ऑर्डर दिया है, तो बोले पाकिस्तानियों ने ऑर्डर दे के रखा है। बाद में भारत के लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों को, वहां के कुछ सैनिकों को मार के उन्हीं के कपड़े छीन लिए और उन्हीं कपड़े पहन के युद्ध लड़ लिए। तो ये है भारतीय सेना। वैसे भी आप जानते हैं भारत जुगाड़ से काम करता है सारी चीजें, और उनका काम हो गया, बाद में फिर उनसे मंगा लिए गए, ठीक है। अब इसी में आप देखेंगे तो ये कारक, इसी से एक नदी, प्रमुख नदी निकली है जिसका नाम है नुब्रा नदी। काराकोरम से, नुब्रा के बाद इसी से निकली है श्योक नदी, ठीक। नुब्रा नदी और श्योक नदी, दोनों नदियां किससे निकली हैं, इसी सियाचिन ग्लेशियर के पास से, ठीक है। और एक नदी और निकली जिसका नाम है गलवान। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, सियाचिन। तो सबसे पहले कौन सी नदी निकली, नुब्रा। दूसरी कौन सी निकली, श्योक। और फिर निकली गलवान नदी, और गलवान आके किससे मिल गई, श्योक नदी से। गलवान, गलवान घाटी का नाम सुना होगा, काफी दिन न्यूज में था, क्योंकि जो चाइना के सेना थी वो गलवान घाटी को पार करके कहाँ आ गई थी, गलवान घाटी को पार के करके निकल आई थी, जबकि उनसे हमारी जो सीमा है इसके लगी हुई थी। तो गलवान घाटी काफी दिन चर्चा में भी रही। ये किससे निकली हुई है, ये उसी सियाचिन से निकली हुई है, ठीक है। इसमें और सारे भी हैं, बाल्टेरो, सॉल्टेरो, बियाफो, और भी कई सारे ग्लेशियर हैं। तो ये जो सबसे ट्रांस हिमालय का जो पहला भाग था काराकोरम, तो उसका नाम क्या है, काराकोरम का एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, कृष्णागिरी भी कहा जाता है। इसी श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, जिसका नाम है K2 या गाडविन आस्टिन या गौरी नंदा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद दूसरा भाग आता है, इसकी बात करें लद्दाख, ठीक है। अब बात किसकी करें हम, लद्दाख की। ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा, कुछ चीजें आपके एग्जाम के पर्पज से जरूरी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरी, लद्दाख की। काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद कौन सी हो गई, लद्दाख, ठीक। तो लद्दाख देखा जाए तो लद्दाख का मतलब, लद्दाख देखा जाए तो एक तरीके क्या है, पठार है। लद्दाख क्या है, एक तरीके का पठार है लद्दाख। इस पर अगर आप देखें गौर से तो जो इधर वाला क्षेत्र है
ये पूरा एक तरीके से अक्साई चेन ग्लेशियर वाला पूरा भाग किसके कब्जे पे है? ये पूरे भाग पर अक्साई चेन ग्लेशियर में पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है किसने? चीन ने। और ये जो आप देख रहे थे K2, ये K2 जो काराकोरम है ये अपने पास नहीं, इस पर भी कब्जा किसने कर रखा है? कि इस पर भी कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, जिसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है और इस वाले कश्मीर को गुलाम कश्मीर कहता है, कि ये जो बचा हुआ कश्मीर है गुलाम कश्मीर है और जितना हमने छुड़ा लिया ये आजाद कश्मीर है। उसका अपना मानना है और हमारा अपना। तो लद्दाख क्या है? एक तरीके का पठारी क्षेत्र है, इसी वजह से इसे कहा जाता है लाख दर्रों का घर। जिसका मतलब मुख्य रूप से क्या है? लद्दाख का मतलब ही है कि ये लाख दर्रों का घर है। क्या कहा जाता है? लाख दर्रों का घर। किसको? लद्दाख को। लद्दाख को कहा जाता है लाख दर्रों का घर। लद्दाख भी अपनी जगह जरूरी है, क्योंकि लद्दाख में अगर देखा जाए तो लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राकापोशी। राकापोशी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 7788 यानी 7788 मीटर। राकापोशी की खासियत क्या है? कि विश्व की सबसे खड़ी ढाल, यानी एकदम से खड़ी ढाल वाली जो चट्टान है वो कौन सी है? राकापोशी। ठीक है, इसको भी पूछा है राकापोशी को कि राकापोशी कौन सी हिमालय कौन सी श्रेणी में है? तो ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में अगर दे देगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर दे देगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा किस पे है ये? लद्दाख श्रेणी में है जो राकापोशी है, और विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली श्रेणी है। क्लियर है? लद्दाख भी अपने आप में जरूरी क्यों है? सबसे पहली चीज, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। पहली बात तो ये जो पठार हम बताएं ये भारत का सबसे ऊंचा, अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? लद्दाख। इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मिनी तिब्बत पठार। जो तिब्बत का पठार है जिसे हम विश्व की छत कहते हैं, उसी प्रकार से इसे मिनी तिब्बत पठार कहते हैं। जिस प्रकार से पामीर को पठार को विश्व की छत कहा जाता है, इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत से लगा हुआ है और भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। वनस्पतियां तो है नहीं। तो एक तरीके से जो लद्दाख श्रेणी थी इसके साथ हुआ क्या? इस प्रकार से पहले ऐसे थी, हुआ क्या? धीरे धीरे करके इसका अपरदन हो गया, और जब अपरदन हो गया तो ये ऐसे हो गई। अपरदन का मतलब इसका काट छाट हो गया, मौसमी तत्वों से काट छाट हो गया, अभी इस प्रकार से समतल हो गई है ऊपर से। तो इसकी वजह से इसको क्या कह दिया गया? पठार है। लाख दर्रों का घर इसका मतलब है। राकापोशी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, और इसे भारत का सबसे ऊंचा पठार होने का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, इसमें कुछ घाटी भी पाई जाती है। इसमें जो प्रमुख घाटी पाई जाती है लद्दाख श्रेणी में, तो एक घाटी है, देखो नुब्रा नदी बह वहां रही थी, लेकिन घाटी किसने बनाती? लद्दाख में। तो लद्दाख में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, नुब्रा घाटी। अगर आपसे पूछेगा नुब्रा नदी निकली कहां से, तो आप बताएंगे निकली तो वो कहां से? काराकोरम से, लेकिन घाटी कहाँ है इसमें? नुब्रा घाटी और पूगा घाटी, दोनों ही बड़ी फेमस है और पूछी भी जाती हैं। नुब्रा घाटी या पूगा घाटी कौन सी श्रेणी में है? तो लद्दाख की श्रेणी में। ठीक है, ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है नुब्रा घाटी और पूगा घाटी। क्लियर है? आशा करते हैं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, विश्व का सबसे कम बारिश का स्थान, विश्व को कह रहे हैं भारत का, भारत का सबसे कम बारिश का जो स्थान है वो भी कहाँ पे है? लद्दाख यानी लेह में। लेह, लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वो भी कहाँ है? यही नुब्रा घाटी के बगल में, यहीं पे है आपकी लेह पाया जाता है, दोनों के बीच में देखा जाए। ठीक है, तो वो है विश्व का, यानी विश्व के भारत की सिर्फ 8% वहां पे वर्षा होती है। 8 सेंटीमीटर वर्षा होती है कहाँ पे? लद्दाख में। विश्व का सबसे, भारत का सबसे कम वर्षा का स्थान। भारत का सबसे अधिक वर्षा का स्थान आपको पता ही है कि सबसे अधिक वर्षा का स्थान जो है वो कहाँ है? मेघालय के मासेन राम में, यानी खासी, गारो, खासी और जयंती की जो पहाड़ी है, पहले गारो है, फिर खासी है और फिर जयंती है। तो जो खासी की पहाड़ियां इसी जगह पे जगह है
मासिन नाम, जहाँ विश्व की, भारत की ही क्या, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो लद्दाख की ये प्रमुख घाटियां हो गई। अब लद्दाख की बात करें किसकी, जास्कर की। ठीक है, लद्दाख के बाद बात किसकी करते हैं, जास्कर की। जास्कर श्रेणी क्या है, इसी का भाग है। जास्कर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस बात यह है कि मान लीजिए कि ये लद्दाख है और ये जास्कर, इन दोनों के बीच से सिंधु नदी बहती है। कई बार पूछा है कि सिंधु नदी किन दो घाटियों के बीच में बहती है, तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बह रही है। इस समय सिंधु जल समझौता रद्द हो गया पाकिस्तान से, युद्ध की वजह से इन सारी चीजों को लेकर बड़ी न्यूज चल रही है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी किन दो घाटियों के बीच में, अब पूछा भी गया है कई बार, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, कि जो सिंधु नदी है वो हिमालय की किन श्रेणियों के बीच में बह रही है। ठीक है, तो किसमें है, जास्कर और लद्दाख के बीच में। जास्कर श्रेणी में ही दो प्रमुख झीलें स्थित हैं, एक शेषनाग और वेरीनाग, दोनों जम्मू कश्मीर में ही है। शेषनाग और वेरीनाग दोनों श्रेणियां उसी पर स्थित हैं। और उसी शेषनाग झील से नदी निकली हुई है, झेलम नदी। कौन सी नदी निकली हुई है, जास्कर के पास से ही झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम आप जानते हैं वितस्ता है। तो झेलम नदी जास्कर श्रेणी में पाई जाने वाली शेषनाग झील से निकलती है, और झेलम नदी बहते बहते जाके कहाँ गिरती है, झेलम नदी निकलती है और कहाँ गिरती है, जाके यहाँ से निकलती है, जास्कर से ऊपर की ओर बहती है, और ऊपर जाके क्या बनाती है, श्रीनगर, श्रीनगर के पास से गुजरती है। और वहां पे देखें, कुछ जन पूछेगा कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, और आगे जाके वुलर झील का निर्माण करती है। झेलम नदी या वुलर नामक झील है, उसमें जाके गिरे। कुछ विद्वानों का कहना यह है कि जो वुलर झील है, वुलर झील के बारे में आप पढ़े होंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो वुलर झील है भारत की। ठीक है, तो वुलर झील में जाके इस प्रकार से नीचे से शेषनाग झील से निकलती है और जाके वुलर झील में झेलम नदी गिर जाती है, और उसके बाद फिर आगे जाती है और जाके फिर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो वो एक अलग बात है। तो कुछ विद्वानों को मानना है कि इस झील का निर्माण ही झेलम नदी के द्वारा ही हुआ है। तो चलिए, ये तो आपस में असमंजस इनके बने ही रहते हैं। ठीक है, इसी में झेलम नदी में ही, इसी जास्कर श्रेणी में ही देखा जाए, कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी करेगी भाई। जब कश्मीर से होकर बह रही है एक तरीके से, तो कौन सी करेगी, वही करेगी। ठीक है, तो ये क्या था, एक तरीके से देखा जाए तो इनकी प्रमुख तीनों चीजों की विशेषताएं, जो हिमालय का हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय में, कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से भाग पाए जाते, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। पीर पंजाल श्रेणी को लेके अभी भी विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ट्रांस हिमालय का भाग है, और कुछ विद्वानों को मानना है कि पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय का भाग है। इसके आगे हम पढ़ेंगे महान हिमालय, और वो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं इतना आपको समझ में जरूर आया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास एक साथ अगर हिमालय पढ़ेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटा का हो जाएगा। इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोग इसको जरूर पसंद करेंगे। धन्यवाद।